जो मेले होते हैं ना कुछ उनमें फेस पेंटिंग होती है और वीनस हमारे से बॉडी पेंटिंग होती है ना। मेरा सभी स्टूडेंट से आग्रह है कि इन्वायरमेंट टॉपिक से काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेट टॉपिक भी है, मैं समझता हूँ, परंतु आप सब इसको सुन लें और आपस मनन करें और इसको नोट्स बना लें तो आप देखेंगे बहुत ही इजी टॉपिक में हो जाएगा आपके लिए और बहुत सारे क्वेश्चन आप यहाँ से कर पाएंगे। चलिए आज हम लेक्चर 9 शुरू कर रहे हैं एनवायरनमेंट में और लेक्चर 9 का जो सिलेबस है, लेक्चर 9 में हम क्या क्या पढ़ेंगे मैं उसको आपको डिस्कस कर देता हूँ। सबसे पहले हम जल प्रदूषण को पढ़ेंगे, वाटर पॉल्यूशन को पढ़ेंगे। टिक करते जाइए लक्ष्मण जी। हम सबसे पहले जल प्रदूषण को पढ़ेंगे, फिर हम कचरा को पढ़ेंगे, ई वेस्ट क्या होता है हम उसको देखेंगे। तीसरे नंबर पर हम प्लास्टिक प्रदूषण को पढ़ेंगे, प्लास्टिक प्रदूषण क्या है। चौथे नंबर पर हम अम्ल वर्षा को पढ़ेंगे, एसिड रेन क्या होती है। पांचवें नंबर पर हम सागरीय अम्लीकरण को पढ़ेंगे और छठे नंबर पर हम सतत कृषि को पढ़ेंगे, सतत कृषि को पढ़ेंगे और सातवें नंबर पर हम सतत विकास को देखेंगे और आठवें नंबर पर हम मृदा संरक्षण के बारे में जानेंगे कि मृदा संरक्षण क्या है। सबसे पहले अब हम देखते हैं भारतीय उपखंड के समान। सबसे पहले हम जानेंगे कि जल प्रदूषण, वाटर पॉल्यूशन क्या है। जल प्रदूषण क्या है हम उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला टॉपिक जो हम ले रहे हैं वो जल प्रदूषण का ले रहे हैं। चलिए पीपीटी को ऊपर किया जाए लक्ष्मण जी। हाँ चलिए, जल प्रदूषण में हमें जो पढ़ना है वो पहला तो जल प्रदूषण क्या है, हम इसको समझेंगे कि जल प्रदूषण क्या है। कोई पवारा जी कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो इसको हम आखिरी में करेंगे क्वेश्चन को। तो पवारा जी आप आखिरी में जब लेक्चर खत्म हो तो पूछिएगा, अभी इसको लेक्चर को चलने दीजिए क्योंकि समय काफी कीमती होता है और इस समय हम इस लेक्चर को करेंगे फिर आपके क्वेश्चन का करेंगे। जल प्रदूषण, सबसे पहले जल प्रदूषण क्या है हम इसको समझेंगे। जल प्रदूषण के कारणों को देखेंगे, किन कारणों से जल प्रदूषण हो रहा है। फिर हम प्रभाव को देखेंगे कि जल प्रदूषण पर प्रभाव क्या है और फिर हम देखेंगे उनका प्रबंधन, जल प्रदूषण का प्रबंधन कैसे किया जाए कि अर्थात जल प्रदूषण को हम कैसे कम कर सकते हैं। अब सबसे पहले जल प्रदूषण क्या है देखिए, इसके पहले हम प्रदूषण और वायु प्रदूषण दोनों पढ़ चुके हैं और यह मैं मान के चल रहा हूं कि आपने उसको पढ़ा होगा। जल प्रदूषण क्या है? जल प्रदूषण है अवांछित परिवर्तन जिससे जल की गुणवत्ता कम हो जाए, उसको जल प्रदूषण कहते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि जल प्रदूषण क्या है तो आप यह कहेंगे कि जल प्रदूषण ऐसा अवांछित परिवर्तन है जिससे जल की गुणवत्ता कम हो जाती है। फिर से बोलूंगा, जल प्रदूषण ऐसा अवांछित परिवर्तन है जिससे जल प्रदूषण ऐसा अवांछित परिवर्तन है जिससे जल की गुणवत्ता कम हो जाती है, उसको सरल भाषा में हम जल प्रदूषण कहते हैं। ठीक है, अब कारण पॉल्यूटेंट क्या है जल प्रदूषण के? दो स्रोत हैं। स्रोत की बात करें तो दो स्रोत हो सकते हैं जल प्रदूषण के। पहला है पॉइंट स्रोत, पॉइंट सोर्सेस। पहला है पॉइंट सोर्सेस, दूसरा है नॉन पॉइंट सोर्सेस। पॉइंट सोर्सेस वह स्रोत होता है जिसकी हम पहचान हो जाती है, जैसे फैक्ट्री से निकाला गया, फैक्ट्री में कई रसायन ऐसे होते हैं जिनको सीधे हम नदियों में डंप कर देते हैं
तो वो पॉइंट स्रोत होते हैं। नॉन पॉइंट स्रोत मतलब ऐसे स्रोत जिनकी पहचान नहीं हो पाए, उनको नॉन पॉइंट स्रोत कहते हैं। चलिए केसेस कारण देखते हैं, केसेस देखते हैं जल प्रदूषण कौन कौन कहाँ कहाँ से जल प्रदूषण की संभावना हो सकती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं एग्रीकल्चर। मैंने सिर्फ सिंबॉलिक नोट्स बनाए हैं, आप चाहें तो इनको इनकी हेडिंग रख के आप इनको विस्तार से इनका वर्णन कर सकते हैं। जैसे एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में आप जब पेस्टिसाइड का प्रयोग करते हैं, जब डीडीटी का प्रयोग करते हैं, जब केमिकल फर्टिलाइजर का प्रयोग करते हैं, तो और जब इसमें बारिश होती है या सिंचाई की व्यवस्था करते हैं, तो बहुत सा जल बहता हुआ नदी नालियों में आ जाता है। नदी नालों में आ जाता है और यह जल सीधा सीधा समुद्र में भी पहुंच जाता है, तो जल हमारा प्रदूषित हो जाता है। एग्रीकल्चर से का माध्यम है पेस्टिसाइड, डीडीटी, केमिकल फर्टिलाइजर। फिर अगली पीपीटी लेते हैं, अगली पीपीटी लीजिए। घरेलू, जो हमारे घरेलू अवशिष्ट हैं वो भी जल को प्रदूषित करते हैं। कैसे करते हैं घरेलू अवशिष्ट जल प्रदूषण, वो उसको हम समझते हैं। जैसे हम घर में डिटर्जेंट का प्रयोग करते हैं, हम घर में साबुन का प्रयोग करते हैं, हमारे घरों से सब्जियां आदि वेस्ट पदार्थ निकलते हैं और ये सीधे हम अपने घरों से बहा देते हैं या बाहर फेंक देते हैं और वो छोटे छोटे नालों के माध्यम से नदियों में चले जाते हैं। तो घर भी जल प्रदूषण का एक स्रोत है और हम कह सकते हैं कि हाँ, घर जल प्रदूषण का भी एक कारण है। तीसरा है इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज से विभिन्न प्रकार के केमिकल निकलते हैं और यह विभिन्न प्रकार के जो केमिकल होते हैं ये हजारदस केमिकल होते हैं और इंडस्ट्री से निकलने वाले केमिकल सीधे के सीधे नदियों में डंप कर दिए जाते हैं और यह इंडस्ट्री भी जल प्रदूषण का एक बहुत बड़ा स्रोत है। ऑयल स्पिल्स एक बहुत महत्वपूर्ण शब्दावली है। ऑयल स्पिल्स शायद बहुत आप में से बहुत से लोग इसको जानते होंगे और बहुत से लोग इसे शायद नहीं भी जानते होंगे, परंतु आज हम इसको समझते हैं। ऑयल स्पिल्स क्या होता है? ऑयल स्पिल्स होता है जब बड़े बड़े जहाज, जब आपने देखे होंगे समुद्र में जो पेट्रोल लेके आ रहे हैं, डीजल लेके आ रहे हैं और यदि वह लक्ष्मण जी म्यूट कर दें, किसी का माइक खुला है। और ये जो पेट्रोल डीजल जो बड़े बड़े जहाज से यदि लीक हो जाए और समुद्र में फैल जाए, तो समुद्र में जब ये फैल जाता है तो यह समुद्र के पानी को प्रदूषित कर देता है और इस प्रदूषण से समुद्र में पाए जाने वाले जीव जंतु भी मरने लगते हैं। तो इसका उपचार कैसे किया जाता है, मैंने एक चित्र के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है। जैसे ये पानी है नीला वाला और जो लाल छोटे छोटे गोले गोले जो मैंने आकृति दिखाई है वो दिखाई है मैंने कि जैसे पेट्रोल या केरोसिन या डीजल समुद्र में फैल गया है उसको दर्शाया है। अब इन पेट्रोल डीजल या अन्य जो तेलीय पदार्थ को हम इनको उपचार कैसे करें, उसको जैव उपचार बोलते हैं, बायो रेमिडिएट्स बोलते हैं। आप इसको अंडरलाइन कर दें, इनको हम जैव उपचार किया जाता है। और जैव उपचार कैसे किया जाता है? जैव उपचार में ऑयल ईटिंग बैक्टीरिया, और जैव उपचार में हम ऐसे बैक्टीरिया, ऑयल ईटिंग बैक्टीरिया को छोड़ा जाता है। ऑयल ईटिंग बैक्टीरिया एक विशेष प्रकार का बैक्टीरिया होता है, उसको हम छोड़ते हैं और यह ऑयल ईटिंग बैक्टीरिया ऑयल जेपर का काम करता है, अर्थात ऑयल जेपर का काम करता है, अर्थात हाइड्रोकार्बन को खा जाता है। हाइड्रोकार्बन जो फ्यूल्स हैं, डीजल, पेट्रोल, ये हाइड्रोकार्बन फ्यूल हैं। इन हाइड्रोकार्बन फ्यूल्स को ऑयल जेपर बैक्टीरिया खा जाता है। कई बार यूपीएससी ने यह क्वेश्चन पूछा है कि समुद्र में जो पेट्रोलियम का रिसाव हो जाता है तो वह कौन सा बैक्टीरिया है जो इसे खाता है, तो उसका नाम है ऑयल जेपर बैक्टीरिया। तो आप इसका ध्यान रखिएगा, ऑयल जेपर बैक्टीरिया को।
अगला जो प्रदूषण का जो स्रोत है, जो जल प्रदूषण का है, तो हम जब अभी भी भारत में कई लोग ऐसे व्यक्ति हैं जो नदी किनारे, तालाब किनारे सोच जाते हैं और सोच को वहीं उस जल से ही धोते हैं, और कपड़े को भी हम डिटर्जेंट के माध्यम, साबुन लगा के भी नदी किनारे जल में ही धोते हैं। और या हम मतलब साबुन से लगा के नदी के, अभी जो हम पढ़ रहे थे वो स्रोत पढ़ रहे थे कि जल प्रदूषण के सोर्सेस क्या है, कहाँ कहाँ किस किस माध्यम से जल प्रदूषण होता है, और हमने देख लिया इसको। अब हम पढ़ते हैं जल प्रदूषण, जल को प्रदूषित करने वाले अन्य तत्व। इनके अलावा जो और तत्व हैं जो प्रदूषित करते हैं, हम उनको देखते हैं। पहला है आर्सेनिक। जो आर्सेनिक जो प्रभावित कर रहा है विशेष रूप से उत्तराखंड, इसको उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल में आर्सेनिक का बहुत ज्यादा प्रभाव दिख रहा है। दूसरा है फ्लोराइड। फ्लोराइड का जो प्रभाव है राजस्थान में ज्यादा है, जल में फ्लोराइड की मात्रा बढ़ रही है। तीसरा है यूरेनियम। यूरेनियम का जो प्रभाव है पंजाब और हरियाणा में काफी मात्रा में देखा जा रहा है, यूरेनियम का प्रभाव। चौथा है चांदी। चांदी चांदी का प्रभाव भी जल प्रदूषण को काफी बड़ी मात्रा में प्रभावित कर रहा है। पांचवा है कैडमियम, और छठवां है नाइट्रेट NO3, और सातवां है सीसा, पारा या मरकरी। यह भी जल प्रदूषण को बड़ी मात्रा में प्रदूषित करते हैं। यदि आपसे पूछा जाए कि जल प्रदूषण को प्रभावित करने वाली धातुएं कौन कौन सी हैं, तो आर्सेनिक, फ्लोराइड, यूरेनियम, चांदी, कैडमियम, नाइट्रेट, सीसा, पारा, मरकरी, ये 3 चीजें। अगली पीपीटी लगाइए लक्ष्मण जी। अब होने वाले रोग, अक्सर आजकल क्वेश्चन की जो प्रवृत्ति है वो बदल रही है, और उसमें पूछा जा रहा है यदि इस धातु की मात्रा बढ़ जाए तो कौन सा रोग होता है। यदि जल में आर्सेनिक की मात्रा बढ़ जाए, तो ब्लैक फुट चर्म रोग नामक एक डिसीज हो जाती है मनुष्यों में। इसको आप अपने नोट्स जब भी बनाएं तो आप ऐसा लिखेंगे, यदि जल में आर्सेनिक की मात्रा बढ़ जाएगी तो ब्लैक फुट नामक रोग होने की संभावना है। दूसरा है कैडमियम। यदि कैडमियम जल में बढ़ जाए तो इटाई, इसको हिंदी में बोलते हैं आह रोग। यदि जल में कैडमियम की मात्रा बढ़ जाए तो इससे इटाई आह रोग की मात्रा होने की संभावना होती है। यदि जल में नाइट्रेट NO3 की मात्रा बढ़ जाए तो ब्लू बेबी सिंड्रोम, यह विशेष रूप से बच्चों में होने की संभावना अधिक होती है। यदि जल में सीसा की मात्रा बढ़ जाए, लेड की मात्रा बढ़ जाए, तो लंग कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। और यदि जल में पारा, मरकरी की मात्रा बढ़ जाए तो यह मीना माटा डिसीज हो जाती है, जो नर्वस सिस्टम को प्रभावित करती है। तो यह बढ़ने की संभावना होती है मीना माटा डिसीज। ये डिसीज वाला आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि भाई आर्सेनिक की मात्रा बढ़ जाए तो कौन सा रोग होगा, कैडमियम की मात्रा बढ़ जाए तो कौन सा रोग होगा, नाइट्रेट की मात्रा बढ़ जाए तो कौन सा रोग होगा, सीसा की मात्रा बढ़े तो कौन सा, ये आपको ध्यान रखना है, याद रखना है। मैं ये मान के चल रहा हूँ, आप इसको कर लेंगे। अक्सर क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं प्रबंधन, मैनेजमेंट, इसका कैसे किया जाए, प्रबंधन कैसे किया जाए। तो प्रबंधन है जल प्रदूषण को रोकने के प्रबंधन। पहला है मलबे के प्रभाव पर रोक। जो जितना भी अनयूज्ड है, जो मलबा है, जो वेस्ट पदार्थ है, उनके प्रभाव, उनको जो नदियों में प्रभाव हो रहा है उस पर कैसे रोक लगाई जाए, हमें उसके बारे में चिंता करनी है। दूसरा है नदियों में कचरा डालने पर रोक।
नदियों में कचरा ना डालें, हम ऐसी व्यवस्था कैसे करें कि नदियों में कचरा ना डाला जाए। हमने और आपने देखा होगा जब घरों में पूजा होती है तो घरों में जो भभूत होती है, माला होती है, नारियल होता है, तो जब हम कहीं निकलते हैं तो जहां भी नदी दिखती है हमने अपनी गाड़ी में से उतरे और उसको वहां डाल देते हैं, डंप कर देते हैं। ये नदी को और खराब करते हैं, परंतु हमारी बहुत से लोगों की श्रद्धा है कि नदी में ही डालना चाहिए, पर यह नदी को वो लोग हमारे प्रदूषण को, जल प्रदूषण को बढ़ाने का काम करते हैं। अब आप जब भी अब आप इसको खुद को रोकें और दूसरों को भी रोकने के लिए कहें, ये हमारी उम्मीद है। तीसरा, जल स्रोतों में जल छोड़ने से पहले ट्रीटमेंट किया जाए। ट्रीट का मतलब है ट्रीटमेंट, यहाँ पूरा शब्द ट्रीट ना होकर ट्रीटमेंट होना चाहिए। ट्रीटमेंट किया जाए मतलब हम नदी में छोड़ने के पहले अपशिष्टों का ऐसा ट्रीटमेंट कर दें कि उससे जल प्रदूषण पर ज्यादा प्रभाव ना पड़े या बहुत ही कम प्रभाव पड़े, ऐसा हमें करना होगा। चलिए, एक हम आपके लिए वर्क होम घर के लिए काम देते हैं। चलिए पहले पीपीटी को आगे कीजिए, ऊपर कीजिए। बस, काम ये है कि एक नमामि गंगे परियोजना शुरू की गई है। नमामि गंगे परियोजना क्या है? इस नमामि गंगे परियोजना जल प्रदूषण को कम करने के लिए, नदियों को सुरक्षित करने के लिए प्रारंभ की गई है। इस नमामि गंगे परियोजना पर आपको कम से कम 100 शब्द लिखना है और मुझे चेक कराना है। मुझे चेक ना कराएं, व्हाट्सएप पर डाल दें। अजय खरड़े सर को डाल सकते हैं, लक्ष्मण जी को डाल सकते हैं या मुझे भी डाल सकते हैं। ये आपका होमवर्क है और मुझे पूरा उम्मीद है कि अभी तक जितने भी होमवर्क दिए हैं वो आपने नहीं किए हैं और शायद ये भी ना करो। हो सकता है उम्मीद टूटे और आप लोग ये होमवर्क करके अगले संडे को प्रस्तुत करें या आज ही कर दें व्हाट्सएप पर, जो भी है। देखते हैं, मेरी उम्मीद ज्यादा बड़ी है कि अब आप लोगों की उम्मीद ज्यादा बड़ी है। चलिए अब हम आगे आते हैं। जल प्रदूषण यहाँ समाप्त होता है। ई वेस्ट, ई कचरा क्या है, ई वेस्ट क्या है, ई कचरा क्या है, अब हम इसको पढ़ते हैं। इसमें हमें ई वेस्ट में क्या क्या पढ़ना है हम वो देख लेते हैं। अगर हम इस तरह से अपने नोट्स बनाए कि भाई ई कचरा में हमें पढ़ना क्या है। कुछ लोग होते हैं डायरेक्ट शुरू कर देते, ई वेस्ट ऐसा है, ई वेस्ट वैसा है, ई वेस्ट इससे है, ई वेस्ट उससे है। नहीं, एक क्लियरिटी होना चाहिए दिमाग में कि ई वेस्ट में हमें पढ़ना क्या है। सबसे पहले हमें पढ़ना है ई वेस्ट क्या है। दूसरे नंबर पर पढ़ना है शामिल प्रदूषक पॉल्यूटेंट, इसमें पॉल्यूटेंट कौन कौन से हैं। तीसरे नंबर पर हमें प्रभाव पढ़ना है कि ई कचरे के हमारे ऊपर क्या प्रभाव होंगे। और अगला पढ़ना है प्रबंधन, मतलब इसका प्रबंधन कैसे किया जाएगा। रूल 2016 में भारत सरकार ने प्रबंधन की कोशिश की है, हम कुछ की है। चलिए अब हम पढ़ते हैं क्या है ई वेस्ट, होता क्या है। देखिए मैंने चीज लिखा है इलेक्ट्रॉनिक प्लस इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, इलेक्ट्रॉनिक्स प्लस इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, और नीचे मैंने शॉर्ट फॉर्म बना दी ई। आपको ध्यान रहेगा, ई से इलेक्ट्रिकल, दूसरे से इलेक्ट्रॉनिक्स, तीसरे से इक्विपमेंट। इन तीन इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, जो इन अनुपयोगी सामान, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट जैसे इन अनुपयोगी सामान जैसे मोबाइल, लैपटॉप को कहीं भी फेंक देना या कहीं भी डंप कर देना, उसको ई वेस्ट, ई कचरा कहलाता है, ई वेस्ट कहलाता है। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे ई वेस्ट क्या है, तो आप बताएंगे इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स जैसे मोबाइल, लैपटॉप आदि को कहीं भी डंप कर देना ई वेस्ट कहलाता है। अगला, अगली पीपीटी लगाइए। अब देखिए ई कचरा, जो ई कचरा ई वेस्ट होता है उसमें कौन कौन से टॉक्सिक, टॉक्सिक अर्थ हिंदी अर्थ होता है जहर, कौन कौन से जहर शामिल होते हैं
ई कचरा ई वेस्ट में पहला आप टिक करते जाइए बस, सीसा लेड पाया जाता है, पारा मरकरी पाया जाता है, तीसरा आर्सेनिक पाया जाता है। अब यही पूछ ले ई वेस्ट में आर्सेनिक नामक जहर पाया जाता है और उस आर्सेनिक से कौन सी बीमारी होती है यही पूछ ले तो आप बता दोगे ब्लैक फुट होती है। चौथा कैडमियम पाया जाता है, पांचवा सेलेनियम पाया जाता है, छठवां पीवीसी पाया जाता है, सातवां बोरियम, आठवां बेरिलियम। ये हालांकि केमिकल्स हैं परंतु जहर का काम करते हैं। कारण, ई वेस्ट के कारण क्या है अब हम इसको देखते हैं। कारण है जैसे बढ़ती जनसंख्या, कारण है जनसंख्या बढ़ रही है। जब जनसंख्या बढ़ रही है तो कई लोगों को मोबाइल चाहिए, कई को लैपटॉप चाहिए। और दूसरा है बढ़ती इकोनॉमी, हमारे भारत की इकोनॉमी भी बढ़ रही है तेजी से, तो ई वेस्ट भी बढ़ रहा है। और तीसरा है बढ़ता उपभोग स्तर, जैसे जैसे हम इनके आदी होते जाएंगे, आदि किसके होंगे, मोबाइल, टीवी, कंप्यूटर के होंगे, एसी, रेडियो, ट्रांजिस्टर के आदि होंगे, फैक्स और स्कैनर के आदि होंगे, तो ई वेस्ट भी बढ़ेगा, ई कचरा भी निश्चित रूप से बढ़ेगा। आप लोग समझ रहे होंगे। अब अगला है प्रबंधन। ई वेस्ट का प्रबंधन कैसे किया जाए। प्रबंधन में है ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 प्रबंधन। इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, हम उनको देखते हैं। पहला पॉइंट है प्रबंधन का, इसमें पहले इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को शामिल किया जाता था, लेकिन अब इसमें इलेक्ट्रॉनिक के अलावा इलेक्ट्रिकल गैजेट को भी शामिल किया जाता है। अब देखिए, अगर इसको हम संक्षेप में समझें कि जब ये नियम आया था ई वेस्ट मैनेजमेंट 2016, उसके पहले तक मात्र ई वेस्ट इलेक्ट्रॉनिक सामान जो था वही ई वेस्ट होता था। अब इलेक्ट्रिकल गैजेट जो भी होंगे वो भी इसमें शामिल होंगे। दूसरा, इसमें उनके पुर्जों को भी शामिल कर लिया गया। इसके पहले इनके जो पुर्जे थे, जैसे लैपटॉप, मोबाइल में छोटे छोटे अगर पुर्जे हैं उनको शामिल नहीं किया जाता था, अब इसमें शामिल किया गया। तीसरा, CFL को भी ई कचरा में शामिल किया गया। अगर आपसे पूछा जाए जो घरों में लगने वाली CFL है ई कचरे में कब से शामिल हुआ, तो आप बताएंगे ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 से। चौथा है ऐसी वस्तुओं के निर्माताओं, डिस्ट्रीब्यूटर्स, व्यापारी इस नियम के अंतर्गत शामिल होंगे। जो इन वस्तुओं के निर्माता हैं, जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं, व्यापारी हैं, वो इन नियम के अंतर्गत शामिल होंगे और उनको यह देखना होगा कि हम इन नियमों का पालन करें, ई वेस्ट कम से कम चले। पांचवा है एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। यह प्रोड्यूसर जो उत्पादक करता है, उसकी जवाबदारी होगी कि वह इन नियमों का पालन सुनिश्चित तरीके से कराए। चलिए अगली पीपीटी लगाइए। प्लास्टिक प्रदूषण, प्लास्टिक पॉल्यूशन। अब हम आते हैं प्लास्टिक प्रदूषण कैसे होता है उसके बारे में हम जानते हैं। यूज, प्लास्टिक का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। पहले तो होता है पैकिंग में, पैकिंग मटेरियल बनाने में प्लास्टिक का प्रयोग होता है। छतरियां बनाने में प्लास्टिक का प्रयोग होता है। खिलौने बनाने में प्लास्टिक का प्रयोग होता है। घरेलू प्रयोग के सामान में भी हम प्लास्टिक का प्रयोग करते हैं। अब आता है कि प्लास्टिक प्रदूषण कैसे उत्पन्न करता है, अब हम इस पर चर्चा करते हैं। कि जो प्लास्टिक होती है, प्लास्टिक के लंबे समय तक पर्यावरण में बनी रहती है।
अर्थात इसका विनाश होने में बहुत अधिक समय लग जाता है और यह नॉन बायोडिग्रेडेबल है, मतलब पुनर्चक्रीकरण नहीं हो पाता है और यह लंबे समय तक प्लास्टिक के रूप में बना रहता है। और यह इसको थोड़ा सा ऊपर करें पीपीटी को। और विभिन्न स्रोतों में प्रवेश कर जाता है। प्लास्टिक जो होता है विभिन्न स्रोतों में प्रवेश कर जाता है। जैसे मैं आपको समझाऊं कैसे कैसे, वो एक चित्र के माध्यम से मैंने समझाने की कोशिश की है कि जल जब बहाया जाता है तो तालाब में जल पहुंचता है, नदी में जल पहुंचता है और सागर में जल पहुंचता है। 3 स्रोतों में जल पहुंचता है और उसके साथ पहुंचती है प्लास्टिक। प्लास्टिक भी जल के बहाव से नदी में, सागर में, तालाब में पहुंचती है और इन जगहों पर पाई जाती है मछलियां। मछली जब छोटी मछली प्लास्टिक को खाती है और बड़ी मछली जब छोटी मछली को खाती है तो प्लास्टिक उनके शरीर में चला जाता है और शरीर में डिग्रेडेबल ना होने के कारण, नॉन डिग्रेडेबल होने के कारण जहरीला होता है और उनसे उनकी मृत्यु भी हो जाती है और हमारा जल प्रदूषण इससे बुरी तरह प्रभावित होता है। मैंने नोट भी लिखा है, भारत में 26,000 टन प्लास्टिक का रोज उत्सर्जन होता है। मतलब 26,000 टन प्लास्टिक हम जल में बहा देते हैं या प्रदूषण में हम छोड़ देते हैं। इतनी प्लास्टिक भारत में रोज छोड़ दी जाती है, विसर्जित हो जाती है, जिससे प्लास्टिक प्रदूषण फैलता है। अब इसकी रोकथाम कैसे की जाए, क्या करना होगा, हम उस पर चर्चा करते हैं। चलिए ऊपर कीजिए पीपीटी को। पीपीटी को ऊपर कीजिए। बहुत बढ़िया। अब हम आते हैं प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016। मतलब इसका हम मैनेजमेंट कैसे करें, इसकी जो महत्वपूर्ण बात है हम उस पर आते हैं। पहला है, आमतौर पर प्रयोग में लाई जाने वाली जो प्लास्टिक है 40 माइक्रोन की होती है। किसी का माइक अनम्यूट है, उसको अनम्यूट कर दीजिए लक्ष्मण। जो आमतौर पर जो प्लास्टिक होती है वो लगभग 40 माइक्रोन की होती है प्लास्टिक। अब 40 माइक्रोन की प्लास्टिक को बढ़ाकर 50 माइक्रोन कर दिया गया है। आप समझते हैं जितनी पतली प्लास्टिक होगी उतना ज्यादा नुकसान ज्यादा होगा। आप पतली 40 माइक्रोन की प्लास्टिक को बढ़ाकर 50 माइक्रोन कर दिया गया है। इसके कारण प्लास्टिक मजबूत होगी, जिससे इसका यूज किया जाएगा और रीयूज किया जा सकेगा। अब देखिए, आप समझिए इसको कि जब हम एक उदाहरण के माध्यम से समझिए, जब हम सब्जी लेने जाते हैं तो जो ठेले वाला है जो प्लास्टिक जो यूज करता है वो 40 माइक्रोन या उससे कम की प्लास्टिक होती है, एक वो प्लास्टिक। और जब हम कभी साड़ी लेने जाते हैं तो जो व्यापारी जो होता है वो एक मोटी प्लास्टिक में साड़ी को आपको पैक करके देता है। आप दोनों चीजों को आप घर पे लाते हैं तो जो पतली प्लास्टिक होती है, जो सब्जी लाते हैं उसको हम 1 या 2 दिन में फेंक देते हैं। परंतु जिस प्लास्टिक में हम साड़ी को लाते हैं उस प्लास्टिक को हम अच्छे से रखते हैं, यूज करते हैं, उसका रीयूज करते हैं, दोबारा यूज करते हैं। अर्थात वह प्लास्टिक हम फेंकते नहीं है, हम वही प्लास्टिक फेंकते हैं जो पतली होती है, जो 40 माइक्रोन से कम होती है। इसी कारण सरकार ने 50 माइक्रोन प्लस ऊपर वाले माइक्रोन को किया हुआ है। ऐसा करना काफी सुविधाजनक होगा, प्लास्टिक प्रदूषण कम होगा। चलिए, मुझे लगता है आप लोग समझ गए होंगे। अगली पीपीटी लगाइए। देखिए, कुछ आंकड़े आए हैं, अंडरलाइन करते जाइएगा। आंकड़े ये आए हैं कि पहले प्लास्टिक वेस्ट में केवल शहरी क्षेत्र को ही शामिल किया जाता था, परंतु अब इसमें रूरल एरिया को शामिल किया गया है। जो प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल है जो 2016 में बनाया गया है, 2016 के पहले यह समझा जाता था
कि शहरी क्षेत्र ही प्लास्टिक प्रदूषण ज्यादा कर रहा है, परंतु अब रूरल एरिया में भी, ग्रामीण क्षेत्र भी इसमें शामिल किए गए हैं। अगला है जिसके यहाँ कोई आयोजन हो रहा है, वही भी प्लास्टिक को ठीक प्रकार से निष्पादन सुनिश्चित करें। कितनी बढ़िया बात कही गई है। हम देखते हैं जहाँ भी शादी ब्याह होता है तो हम डिस्पोजल, पानी पीने के लिए भी डिस्पोजल, चाट कचौड़ी खाने का भी डिस्पोजल, ये डिस्पोजल प्लास्टिक के बने होते हैं। और फिर हम क्या करते हैं कि इन प्लास्टिक को एकत्रित करके सड़क पर, कहीं मैं आज जब इंदौर से आ रहा था रतलाम, तो एक व्यक्ति ने यही कहीं प्रोग्राम रहा होगा, प्लास्टिक की प्लेट्स जहाँ और यूज की हुई और बहुत सारी मात्रा में सड़क पर ही छोड़ दी। और ऐसा आप भी आमतौर पर देखते होंगे। अब ये हो गया है कि उसको सजा मिल सकती है, जिसके यहाँ आयोजन हो रहा है उसका निष्पादन सुनिश्चित करे ढंग से। और यदि वह सड़क पर फैल देता है और ऐसा अगर पता चल जाता है तो ये भी एक क्राइम की श्रेणी में आएगा। ठीक है, अब हो गया प्लास्टिक पॉल्यूशन समाप्त हुआ है। अब हम एक छोटा सा टॉपिक लेते हैं, दो छोटे छोटे टॉपिक हैं। एक है नॉइस पॉल्यूशन, ध्वनि प्रदूषण, नॉइस पॉल्यूशन। ये नॉइस पॉल्यूशन में जो इम्पोर्टेंट चीज है वो मैं आपको लिखा दे रहा हूँ, जो परीक्षा में आ सकती है। बाकी आप अपनी किताबों से नॉइस पॉल्यूशन को पढ़ सकते हैं। नॉइस पॉल्यूशन में एक शब्दावली आती है कि ग्रीन मफलर क्या है। ग्रीन मफलर, नॉइस पॉल्यूशन में ग्रीन मफलर को अंडरलाइन कीजिए कि ग्रीन मफलर क्या है। अरविंद केजरीवाल जी का मफलर ग्रीन मफलर है क्या? चलिए, मजाक कर रहा था। ग्रीन मफलर एक नई शब्दावली आई है। ये है नॉइस पॉल्यूशन को कम करने के लिए उपाय के रूप में अपनाया गया है। आप देख रहे होंगे सड़क व हाईवे के किनारे दोनों ओर वृक्षों को लगाना या वृक्षों की पट्टी। इससे जो ध्वनि प्रदूषण होता है, ये जो पेड़ पौधे होंगे उस ध्वनि को अवशोषित करने में सहायक होंगे। उसी को ग्रीन मफलर बोलते हैं। यदि यूपीएससी में क्वेश्चन आए या एमपीपीएससी में कि ग्रीन मफलर क्या है, तो आप उसको बता सकते हैं। चलिए, पीपीटी को आगे कीजिए। एक छोटा सा टॉपिक और बचा है, हम उस पर चर्चा कर लें, फिर क्लास को खत्म करते हैं। पीपीटी ऊपर कीजिए लक्ष्मण जी। चलिए, अम्ल वर्षा, एसिड रेन क्या होता है, इस पर हम कई बार चर्चा कर चुके हैं। एसिड रेन मतलब एक दो बार पूर्व में भी चर्चा कर चुके हैं, क्योंकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और इससे क्वेश्चन आते ही है। तो मैं बताता हूँ, मानव जनित स्रोतों से, मैं जो लिखा है लिख लें, पर चित्र के माध्यम से ज्यादा समझे तो अच्छा है। मानव जनित स्रोतों से निष्कृत मतलब मानवीय सोच से जो पदार्थ निकलते हैं, जो गैसें निकलती हैं, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड SO2, वायुमंडल में पहुंचकर जल से मिलकर सल्फेट तथा सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 का निर्माण करती हैं। जब यह अम्ल वर्षा के जल के साथ सतह पर वर्षा के रूप में प्रकट होता है तो इसे अम्ल वर्षा कहते हैं। ये तो हो गई किताबी भाषा, ये आप किताब से भी पढ़ सकते हैं, परंतु देखिए मैंने कुछ चित्र बनाया है, उसके माध्यम से समझते हैं। बादल है, वर्षा हो रही है, इधर पृथ्वी पर एयर पोल्यूशन जोर शोर से हो रहा है। एयर पोल्यूशन में SO2, सल्फर डाइऑक्साइड और NOx, नाइट्रस ऑक्साइड की भूमिका बहुत होती है। जब पानी गिरा तो SO2 जल के साथ मिलकर H2O, इस इक्वेशन को जरा हाईलाइट करिए। जब पानी गिरा तो SO2 प्लस H2O ने H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल बना दिया। जब पानी और सल्फर डाइऑक्साइड गैस का रिएक्शन हुआ तो H2 प्लस SO2 बराबर बन गया H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल बन गया। इसी तरह जब पानी और नाइट्रस ऑक्साइड गैस का रिएक्शन हुआ, गैस का आपस में मिली तो बन गया HNO3।
और यही जब गिरता है ऊपर से पानी के रूप में, जब ये गैसें मिल जाती हैं, तो इसी को कहते हैं अम्ल वर्षा, एसिड रेन। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको आना चाहिए। चलिए, ये आज की क्लास हम यहीं समाप्त करेंगे और अब इसको पीपीटी को बंद करिए। लक्ष्मण जी, ये जो पीपीटी है, जैसे क्लास खत्म हुई और आप वैसे ही बच्चों को भेज दिया करिएगा पीपीटी को। तो किसी अनम्यूट कीजिए, किसी का माइक चालू है लक्ष्मण जी। मैं ये कह रहा था लक्ष्मण जी कि पीपीटी को आप क्लास खत्म होने के जस्ट बाद ग्रुप में डाल दीजिए करिएगा। तो इससे फायदा ये होगा कि बच्चे जो जैसे अभी समझाया है तो तरोताजा रहेंगे, तो वो अपना नोट्स बना पाएंगे। ठीक है लक्ष्मण जी, फिर क्लास खत्म करेंगे। जी सर, वो किसी के कोई क्वेश्चन थे हाँ 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 हाँ, चलिए, वो जिसके सज्जन का कोई क्वेश्चन है तो बताए क्वेश्चन क्या है। पहले तो जिस व्यक्ति का क्वेश्चन था उसका माइक म्यूट कर दीजिए। ओ सॉरी, माइक को खोलिए। नहीं सर जी, नहीं है सर जी। क्वेश्चन नहीं है? हाँ नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए चलिए। इस जो अभी जो क्लास ली है उससे संबंधित कोई क्वेश्चन हो तो बताइए। नहीं। चलिए लक्ष्मण जी। जी सर। लक्ष्मण जी, सर समाप्त करें? जी जी समाप्त करें फिर? जी सर। चलिए समाप्त फिर करते हैं। अगले उसमें अगले संडे को मुलाकात करते हैं नए टॉपिक जी के साथ। ठीक है, ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। ओके, वेलकम।